और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। उदय माहूरकर जी, जो कि केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे लिए समय निकालने के लिए, क्योंकि आपने ही चिट्ठी लिखी और उसके बाद में उपराज्यपाल को जो आपने चिट्ठी लिखी, ये पूरा मामला सामने निकल के आया है। सबसे पहला सवाल सर यही कि किन तथ्यों को आपने देखा जिसके बाद आपको एक चिट्ठी लिखने की जरूरत महसूस हुई कि आरटीआई कानून दिल्ली सरकार में सही से लागू नहीं हो रहा है? उदय जी। देखिए, ऐसा है कि ऐसी चिट्ठी लिखने की नौबत तभी आती है जब परिस्थिति काबू के बाहर हो। जो आरटीआई जो एक्ट है, उसका उद्देश्य है सिस्टम के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, सिटीजन्स को एम्पावर करते हुए। ये इसका मेन उद्देश्य है। दिल्ली सरकार के अंदर मैंने देखा कि अहम डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, हेल्थ है, आपका रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स है, ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं जहां आरटीआई का जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। ऐसी सूचना जो आदमी के एक एपेलेंट के लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रभावित करती है, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं, मिसलीड किया जा रहा है। रेवेन्यू के अंदर ऐसी परिस्थिति है, कई केस हमारे सामने आए जहां की हमें लगता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो जमीन के दलालों के साथ मिले हुए हैं। और एक केस में तो इतनी भयंकर परिस्थिति थी कि एक फोर्जरी का केस था जमीन के बारे में। एक सज्जन है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पुत्र हैं, वकील हैं। उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी पे एक दूसरे आदमी ने दावा रखा कुछ महीनों के बाद, और उन्हें लगा कि ये जो व्यक्ति दावा रख रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाली हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए उनको 1.5-2 साल निकल गए और अधिकारी इनको डॉक्यूमेंट दे ही नहीं रहे थे। दूसरा, आप देखें कि आप हॉस्पिटल की बात लें तो देखिए, टोटल जो हॉस्पिटल्स जो है दिल्ली के, वो हॉस्पिटल की जमीन उनको एक रियायती दर पे दी गई थी दिल्ली सरकार द्वारा। जब भी उनको जमीन मिली होगी, उसके सामने एग्रीमेंट ये था कि करीबन 25% जो मरीज होंगे वो जो ट्रीटमेंट देंगे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे। उसमें कुछ को फ्री ट्रीटमेंट है मेरे ख्याल से, कुछ लोगों को सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट है जी। तो कुल मिला के 1500 करोड़ रुपए की ऐसी ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटलों ने गरीब वर्ग के लोगों को नहीं दी है जी। वो हाईकोर्ट से कुछ टेक्निकल मुद्दों को लेके स्टे लेके आ गए हैं। मुद्दा हमारा ये है एज ए कमिश्नर कि आप सूचना क्यों नहीं दे रहे हो जी। सर सवाल यही है जी, सर सवाल यही है कि सूचना ना देने, क्योंकि सूचना को देना एक पारदर्शी व्यवस्था को लागू करना है, सूचना को ना देके क्या एक प्रकार से भ्रष्टाचार लगातार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आपने कई ऐसे उदाहरण निर्देश मिलते हैं, मेरे पत्र में लिखा है मैंने कि मुझे कई जगह पे भ्रष्टाचार होने का निर्देश मिला है। कई जगह पे ऐसा मिला है कि आरटीआई एक्ट को कुछ समझते ही नहीं है अधिकारी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो स्कूल के अंदर भी ये परिस्थिति है। एक सज्जन मेरे पास आए अपील लेके कि भाई मेरे बच्चे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन मिला है, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं कि आप हमें लिख के दीजिए कि ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट्स हमें मिल चुके हैं, जबकि वो बेनिफिट्स उसको मिले नहीं थे। जब मैंने उनसे खोजबीज की, उनसे हियरिंग के अंदर पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनके एरिया में ज्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एडमिशन दे देते हैं, है ना, और बाद में जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत उनको देते नहीं, और तो और उनके हाथ से लिखित में ले लेते कि हमको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरा एक आम आदमी को लेकर एक प्रश्न मेरे सामने आया, वो ये था कि जो बीवाईपीएल नाम की एक डिस्कॉम है जी, जिसके अंदर 51% भागीदारी है, वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की है, और 49% जो है वो है गुजरात दिल्ली सरकार की। अब आप देखें कि एक कंपनी जो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है वो कोर्ट में जाती है और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर एक स्टे लेके आती है कि भाई हम लोग प्राइवेट कंपनी हैं और हमें आरटीआई के एम्बिट के बाहर रहना चाहिए, उनको स्टे भी मिल जाता है। बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जो ये कहता है
कि कोई भी स्टे जो है वो परमानेंट नहीं है। जी। हर 6 महीने के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। और फिर भी दिल्ली सरकार जो 49% पार्टनर है, वो जो कंपनी है उसको कन्विंस करने में नाकाम रहती है कि भाई हमें आरटीआई एक्ट के तहत आना चाहिए। जी सर, आपने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो गंभीरता है दिल्ली सरकार की वो इससे भी पता चलती है कि जो उनके सूचना अधिकारी हैं वो आयोग के सामने अपनी बात रखने नहीं आते हैं, महज क्लर्क को भेज देते हैं। तो क्या ये भी मतलब आप देखिए कि आरटीआई एक्ट ये कहता है कि अगर अधिकारी जो पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो अगर जा नहीं सकता है तो वो अपने रैंक के अधिकारी को भेजेगा। हम ये मानने को तैयार है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम अगर डिप्टी कलेक्टर नहीं आ रहा है, एसडीएम नहीं आ रहा, कम से कम तहसीलदार को तो भेजे। जब मैंने टेक ओवर किया ये डिपार्टमेंट तो यहाँ पे क्लर्क आते थे, यूडीसी आते थे ज्यादातर केसों में। अब तो खैर कुछ दिनों से थोड़ा सुधारा हुआ है क्योंकि मैंने काफी कर्रा कदम लिया है इसके अंदर, अब आने लगे हैं लोग। लेकिन ये बड़ी परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति कि आप क्लर्क को भेज रहे हो, कई बार उसको जानकारी भी नहीं है जी। तो इससे कई केस। दूसरा एक केस जो आया है सामने, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी, जो इस पत्र में नहीं है, दूसरा पत्र मैंने लिखा है अभी। इस पत्र को लिख के 4-5 दिन ही हुए मुझे, पर मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं प्रेस में जाना नहीं चाहता जी, पर मेरे पे जो ने आक्षेप किया, मेरी इंटीग्रिटी को चैलेंज किया, उसको लेके मैं एक जवाब दे रहा हूं। मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं जी। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। एज एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी, मुझे प्रेस में नहीं जाना चाहिए, खास करके इन मुद्दों को लेके। लेकिन मेरे पे आक्षेप हुआ, इसके लिए मैं जवाब दे रहा हूं जी। तो एक नया किस्सा है, बड़ा गंभीर मैं मानता हूं उसको जी। एक मजरूल इस्लाम नाम की स्कूल है, 120 साल पुरानी स्कूल है। उसका मसला मेरे सामने आया कि सीबीआई का उसका जो रिकग्निशन है वो 10 साल से नहीं है, उसके पास में 8-10 साल से 400 स्टूडेंट्स के सामने सिर्फ 60 टीचर हैं जी। कोई क्लर्क, कोई टाइपिस्ट नहीं है, 2 या 3 क्लर्क हैं। 120 साल पुरानी स्कूल, मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न स्कूल। मैं इस स्कूल दिल्ली में ये जान के चौंक गया मैं जी। फिर मैंने जब हियरिंग को बराबर हियरिंग में पूछा, मैं क्या करता हूं मेरी हियरिंग के अंदर, देखिए मैं हर एक केस को एक नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना से टैकल करता हूं जी। मेरा प्रयत्न ये होता है कि अगर जेन्युइन एप्लीकेंट हो तो मैं उसको सूचना के माध्यम से न्याय देने में सफल रहूं, ये मेरा प्रयत्न होता है। तो मैंने इस स्कूल के, जब मैं गहराई में गया हियरिंग के अंदर, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी 6 स्कूलें हैं सेंट्रल दिल्ली में जिनकी करीबन इसी प्रकार की हालत है जी। टीचर कम है, सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। ये स्कूलें जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं और वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलती है जी। तो मेरे मन में जो प्रश्न ये उठा कि दिल्ली सरकार इमाम और मुएज्जिन जो होते हैं मस्जिदों के, उनको 24 करोड़ रुपए की सैलरी देती है हर साल की जी। 24 करोड़ रुपए खर्चे जाते हैं रिलीजियस प्रीचर्स को पगार के रूप में देने के लिए जी उदय जी। और यहाँ मॉडर्न एजुकेशन, तो एक स्टेट की जो जवाबदारी है वो मौलवियों को पगार देने की है या जो स्टूडेंट्स जो मॉडर्न एजुकेशन देने की है जी। ये बिल्कुल एक जी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को मैंने कहा है जी माहुरकर जी, इसमें एक इंक्वायरी ऑर्डर करें जी, मुझे बताएं कि ये परिस्थिति कैसे हुई जी, इसके लिए कौन लोग जवाबदार हैं, उनके सामने स्टेप्स लें और इस परिस्थिति को जल्दी से सुधारें। बिल्कुल, और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो एक बड़ा मसला उठाया उसके बाद में जांच के बाद भी स्थिति साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया उदय माहुरकर जी, केंद्रीय सूचना आयुक्त जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए इतना आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी विषय पे अपने राजनीतिक मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इसी विषय पे हमारी विशेष चर्चा भी जारी रहेगी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people.